महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए क्या है विशेष जानेंगे सिद्धार्थ अरोड़ा से। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मेरे आह्वान पर यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब प्रेस कर्मी, मेरे मीडिया बंधुओं के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत दिनों से हमारी एक गदरपुर विधानसभा इन 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अधिक चर्चा में है और उस चर्चा के कई मायने हैं, कई कारण हैं। कई कारणों से हमारी गदरपुर विधानसभा इस समय चर्चा में है और उस चर्चा के ही कारण हमारी गदरपुर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी दल की जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी के कारण जो विकास कार्य गदरपुर विधानसभा में अवरुद्ध हुए हैं, आज उनके अवरुद्ध विकास कार्यों के चलते उनको देखते हुए आज ये प्रेस वार्ता मेरे द्वारा बुलाई गई है कि अपनी गुटबाजी में ये दोनों गुट इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको गदरपुर विधानसभा की जो समस्याएं हैं उससे लेना देना कुछ नहीं है। केवल और केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और जिस इनके कुचलने के प्रयास में, उस चक्की में गदरपुर की आम जनता, गदरपुर की सम्मानित जनता पिस रही है। अभी मैं देख रहा था कि एक गुट द्वारा ये डाला गया कि बाईपास पर पथ प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था करा दी गई है, बनवा दी गई है, मगर वो ये देखना भूल गए कि ये गस्टेड लॉ है कि बाईपास जहां पर भी शहर के नजदीक होगा, शहर से जुड़ने वाले कट्स बाईपास में होंगे, वहां पर पथ प्रकाश व्यवस्था बनाना नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है। पिछले 10 साल से लगभग ये राज्य में शासन में और 12 साल से केंद्र में शासन में, तो ये इनकी जिम्मेदारी थी। वो 12 साल के 10 साल के अपने बैकलॉग को, अपनी नाकामी को अपनी पीठ थपथपाकर और अपनी एक उपलब्धि के रूप में उसे प्रदर्शित किया जा रहा है। निश्चित रूप से निंदनीय और घृणित कार्य है कि आप अपनी नाकामी को छुपा रहे हो और अपनी नाकामी को छुपाते हो आप ये दिखा रहे हो कि हमने ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य कर दिया। सरकारी मशीनरी और प्रशासन इसका पूरा ध्यान जो है वो गदरपुर की शांत फिजा को उसमें जहर घोलने में है कि किस तरीके से गदरपुर की शांत फिजा को अशांत करके और गदरपुर में एक तरीके का एक विस्फोट करा दिया जाए कि जिससे गदरपुर की शांत फिजा इनके हिसाब से चुनावी रूप से मुफीद हो सके। तो गदरपुर की शांत फिजा को बिगाड़ने के लिए आजकल सरकारी मशीनरी का पूरा प्रयास चल रहा है और सरकारी मशीनरी चुन चुन कर लोगों को टारगेट कर रही है और टारगेट कर करके उन लोगों का, आप ये मानिए कि उन लोगों को का दमन करने का प्रयास कर रही है जो इस गदरपुर के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले कई दिनों से मेरे द्वारा दिखाया भी जा रहा था, गदरपुर विधानसभा के पूरे वैसे तो विकास कार्यों की क्या स्थिति है वो दिखाई जा रही थी, मगर मुख्यतः गदरपुर नगर पालिका को लेकर के मैं गदरपुर नगर पालिका किस तरीके का कार्य कर रही है उसको आप लोगों के चैनल के माध्यम से कई बार दिखाने का प्रयास किया। आकंठ भ्रष्टाचार में गदरपुर नगर पालिका डूबी हुई है, आकंठ भ्रष्टाचार में। हालत यह है कि सिवाय कमीशन खोरी के और गदरपुर नगर पालिका में कोई कार्य नहीं हो रहा। पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार के दलदल में इस तरीके से फंसी हुई है। मेरे द्वारा एक सूचना अधिकार मांगा गया था इनसे 5 अप्रैल को और उस सूचना अधिकार में मेरे द्वारा इनसे 14 बिंदु मांगे गए थे। 14 बिंदुओं में इनके द्वारा जो मुझे 14 बिंदुओं का जवाब दिया गया है उसमें से 7 बिंदुओं में यह लिख करके दिया गया है कि इनके पास ये सूचना उपलब्ध नहीं है। इनके पास ये भी सूचना उपलब्ध नहीं है नगर पालिका के पास कि मैंने इनसे एक सूचना ये मांगी कि जो गदरपुर में 7 वार्डों का सफाई और 11 वार्डों का कूड़ा एकत्रीकरण के लिए जो कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं, जो आप उनको पैसे दे रहे हैं, उन पैसे की प्रमाणित छाया प्रति है वो किस माध्यम से दी जा रही है। तो इनके पास ये सूचना उपलब्ध नहीं है कि ये उसको पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। इनके पास ये सूचना उपलब्ध नहीं है, इनके लॉ में है, जो इनकी नियम और शर्तें बनाई गई हैं उन शर्तों में है कि जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से गाड़ियां कौन से वार्ड में किस तरीके से काम कर रही हैं और उसके आधार पर इनकी पेमेंट होनी है, मगर वो जीपीएस ट्रैकिंग की सूचना इनके पास उपलब्ध नहीं है। इन्होंने मुझे उसमें एक प्रमाणित प्रतिलिपि में दिया। इनके पास ये भी सूचना उपलब्ध नहीं है कि आज से पहले, इस कंपनी के ठेका लेने से पहले जो कंपनियां, जो ठेकेदार गदरपुर में कूड़ा उठाने का काम करते थे उसमें कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के आगे कैमरा लगा रहता था। तो मैंने इनसे पूछा कि अब वो कैमरा नहीं है, वो कैमरा किसके आदेश से हटाया गया। तो हमारे सम्मानित ईओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जो हमें प्रमाणित छाया प्रति दी जाती है उसमें लिखा होता है कि वो किसके आदेश से हटाया गया, सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं
गदरपुर नगर पालिका से कि वो क्यों धृतराष्ट्र बनकर गदरपुर में शासन करना चाहता है। क्या उन्हें यह भी नजर नहीं आ रहा है कि भाई उनको किस तरीके से गदरपुर की जनता को चूना लगाया जा रहा है। एक पार्क वार्ड नंबर 6 आवास विकास में बन रहा है, रजत जयंती पार्क उसका नाम है। मेरी ये सलाह है गदरपुर नगर पालिका को कि रजत जयंती पार्क का नाम छोड़ करके उसको भ्रष्टाचार जयंती पार्क रखा जाए। केवल थोड़ा सा मिट्टी भरान, थोड़ी सी चारदीवारी और एक रेलिंग। मैं दावा करता हूं कि इतनी बड़ी जगह का जितना काम उनके द्वारा किया गया, मैं इस काम को अब तक जितना पैसा उनके द्वारा लगाया गया 15 लाख रुपए में मैं ये काम करने को तैयार हूं, उतना ही गदरपुर नगर पालिका को मेरा चैलेंज है। और 50 लाख से ऊपर की उसकी पेमेंट हो चुकी है। अभी गेट बनना उसमें अब 4 दिन पहले शुरू हुआ है और उससे पहले 50 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि कब तक आखिर इस तरीके से गदरपुर की जनता को चूसा जाएगा, गदरपुर की जनता को भ्रष्टाचार के दलदल में घुसेड़ा जाएगा। गदरपुर की जनता से आप क्यों इस बात का बदला लेना चाहते हैं कि गदरपुर की नगर पालिका ने आपको चुन लिया, गदरपुर की नगर पालिका की जनता ने आपको चुन लिया? क्यों केवल अपने ही पेट भरा जा रहा है और अपने अपने लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है? क्यों अपने निकटतम लोगों को ठेकेदार के ऊपर दबाव बना करके उनको सुपरवाइजर के रूप में तैनात किया जा रहा है? क्यों ठेकेदार के नाम, ठेकेदार की कंपनी में जो लोग ड्राइवर रखे गए हैं, क्यों उनसे अपनी व्यक्तिगत गाड़ियां चलवाई जा रही हैं कि भाई गाड़ी तो वो व्यक्तिगत आपकी चलाए। आप एक व्यक्ति रखे वो आपकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाले, आप एक व्यक्ति रखे वो आपके जाकर के गाड़ी का दरवाजा खोले और उसका पैसा जो है वो ठेकेदार को आप नगर पालिका के माध्यम से देंगे। तो डूब मरने वाली बात है। भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी है। मेरा खुला आरोप गदरपुर का नगर पालिका अध्यक्ष पर है कि वो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबकर उन्होंने जो भ्रष्टाचार की मिसाल इस गदरपुर में पैदा की है, निश्चित रूप से गदरपुर अपनी इन जो चुनाव उन्होंने किया है उस चुनाव पर आज बहुत मोटे मोटे बदहाल आंसू आ रहा है। आपको कोई चिंता नहीं है कि आपके द्वारा जो वादे गदरपुर नगर पालिका में चुनाव के दौरान किए गए थे कि आपने कहीं सफाई की या कहीं कोई निर्माण कार्य की, कोई सड़क की, कोई बात आपने करी हो, उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। ध्यान केवल और केवल अपनी जेबें और अपना पेट भरने में। अभी कुछ दिन पहले 7 मई को गदरपुर नगर पालिका द्वारा कुछ टेंडर 8 करोड़ रुपए के कुछ निकाले गए थे। उसमें मेरे ख्याल 97 काम शायद ये हैं, ये लिस्ट मेरे पास है, 93 काम, ये 93 काम उनके द्वारा निकाले गए हैं। मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जो बोर्ड की बैठक में सभासदों द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं ये काम ठीक उसके विपरीत है। ये सभासदों द्वारा मुझे बताया गया कि हमने जो प्रस्ताव दिया था इसमें से 70% काम उनके विपरीत है, उसमें नहीं डाले गए। किसी वार्ड को आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का काम दिया और किसी वार्ड को आपने केवल 10-12 लाख रुपए का काम दिया, और वो भी काम वो दिया जो कि आपको पसंद था, जो कि आपको अच्छा लगा। आपने उस वार्ड के सभासद के किसी प्रस्ताव की चिंता ही नहीं करी। और एक सवाल आप लोगों की प्रेस के माध्यम से, चूंकि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपकी आवाज दूर तक जाती है, गदरपुर के नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से पूछना चाहता हूं, ये 25 जुलाई 2022 का एक लेटर है मेरे पास, मैं भी आपको लेटर दिखाऊंगा। यह लेटर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी हुआ है। इसमें वो लिखते हैं, नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर और काशीपुर को, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जनपद उधम सिंह नगर को। वो कहते हैं कि महोदय, संज्ञान में आया है कि प्राय नगर निकायों द्वारा बजट न होने पर भी टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। तत्पश्चात बजट की प्रत्याशा में कार्यदेश भी निर्गत हो जाता है, जिसके भुगतान किए जाने में तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तथा भुगतान न होने की शिकायतें आती रहती हैं। उक्त संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जब तक बजट प्राप्त न हो जाए तब तक किसी भी नगर निकाय में कोई भी कार्यदेश निर्गत न किया जाए। बजट उपलब्ध होने पर ही कार्यदेश निर्गत किए जाएंगे, अतः उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। ये अपर जिलाधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र द्वारा जारी लेटर है और डीएम युगल किशोर पंत जी द्वारा इसको संस्तुति की गई है। ये वो लेटर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अधिशासी अधिकारी महोदय से कि जो उन्होंने टेंडर निकाले हैं तो क्या इतना बजट उपलब्ध है, या फिर वो अपने आप को डीएम से और डीएम साहब से और एडीएम साहब से भी ऊपर समझते हैं और वो ये समझते हैं कि भाई इस तरीके से काम करके, इस तरीके से अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचा करके, कानून के विरुद्ध जाकर के काम करके, नियम विरुद्ध जाकर के काम करके, और वो कौन सा एक उपमा इस गदरपुर शहर में गढ़ना चाहते हैं। ये मेरा एक सवाल गदरपुर नगर पालिका के ईओ साहब से भी है। और एक और बात जो उन्होंने मुझे ये कही है कि ये 7 सूचनाएं उनके द्वारा मुझे नहीं प्रदान की गई कि उनके पास सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इसकी अपील एसडीएम महोदय के यहाँ कर दी गई है
और यदि जरूरत पड़ी तो इसके लिए देहरादून भी जाया जाएगा, मगर ये सूचना इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें मैंने एक बात यह भी कही थी कि यदि निकाय के पास उक्त ठेकों की कटौती संबंधी विवरण नहीं है तो संबंधित ठेकेदारों से प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाए। तो उस ठेकेदार को भी नहीं पता कि मेरे कौन से खाते में पेमेंट आ रही है, उसके द्वारा भी मतलब उस सूचना का भी मुझे जवाब यही दिया गया कि यह भी सूचना उपलब्ध नहीं है। तो आप ये देखें कि एक आप लोगों के गदरपुर की नगर पालिका की जनता के जो 22 लाख 23 लाख रुपए लगातार हर महीने कौन से खातों में किस मद में जा रहे हैं, ये बात नगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं है। ये तो कुछ मुद्दे थे जो गदरपुर नगर पालिका से जुड़े हुए थे। अभी मैं कल देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा मुझे तो अजीब ही लगा, मैं उस अजीब ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, एक अजीब सा एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि 1 साल तक आपके घर में कोई भी कार्यक्रम हो या कोई अच्छी हो या कोई बुराई हो, कोई फंक्शन हो, तो 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदे। तो मैं ऐसे ही बैठा सोच रहा था कल कि करोड़ों में ऐसे लोग होंगे जो कि इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई कुछ दुकानदार हैं, कुछ उनके यहाँ सोना और चांदी साफ करते हैं, कुछ चांदी गलाते हैं, कुछ उनके यहाँ दुकान पे लड़के काम करते हैं, कुछ कारीगर हैं, कुछ पॉलिश चढ़ाते हैं, तो वो सब मिला करके करोड़ में होंगे। तो क्या पाकिस्तान जाने के लिए उनको कहा जाए कि भाई आप 1 साल तक यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, आप लोग जाइए और पाकिस्तान जाकर शिफ्ट हो जाइए? प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं भाई? क्योंकि एक दुकानदार जो अपना दुकान चला रहा है वो कई परिवारों के पेट पाल रहा है, तो उसने बैंक से भी कर्जा ले रखा होता है, उसके ऊपर और भी तमाम तरीके के कर्जे होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये भी स्पष्ट करें, जैसे मेरे गदरपुर में ही लगभग 30 के आसपास सोने की दुकानें हैं और सब मिलाकर के उसमें हजारों लोग उन दुकानों पर आश्रित हैं। यदि वो दुकानें उनको ये कहा जाए कि भाई आप 1 साल तक सोना चांदी लोग नहीं खरीदेंगे, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनकी बैंक की लिमिट है, उसकी किस्तें कौन देगा? उनके और ऊपर और व्यक्तिगत कर्जे हैं, उनके बच्चों की फीसें कौन भरेगा? तो प्रधानमंत्री जी जरा एक स्पष्ट निर्देश जारी करें। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसान फर्टिलाइजर और यूरिया कम डालें। बड़ी हास्यास्पद बात है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम, क्योंकि मैं गदरपुर रहता हूं, गदरपुर एक कृषि प्रधान एरिया, और फर्टिलाइजर और यूरिया की क्या जरूरत है ये हमसे बेहतर शायद ही कोई और जानता होगा इस बात को। तो फर्टिलाइजर यूरिया को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी का बयान है, आप किसान को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। आप अपनी बात कहीं भूल जाते हो कि आपने कहा था किसान की आय दुगनी होगी, आप किसान की आय को चौथाई हिस्सा करना चाहते हो। एक आप उसका लॉजिक समझिए, आप एक ट्रेजेक्ट्री होती है, वो ट्रेजेक्ट्री समझिए। उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ये फैसला जारी करती है कि गर्मियों का धान नहीं लगेगा। कुछ किसान कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से डांट पड़ती है, और डांट पड़ती है तो वो ये डांट पड़ती है कि साहब आप किस तरीके से किसान को मना कर सकते हैं। जब किसानों को वो मिल जाती है छूट कोर्ट द्वारा, तो मुख्यमंत्री धामी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला कर दिया गया। वहां तक भी ठीक था, लेकिन जानबूझकर गदरपुर में और इस एरिया में जहां पर कि ये गर्मियों का धान लगता है, बेमौसमी धान लगता है, वहां पर यूरिया की किल्लत की जाती है। और साथ ही ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को उस पर 5 कट्टे यूरिया से ऊपर नहीं मिलेगा, भले आप खेती 1 एकड़ की करते हो, खेती आप 50 एकड़ की करते हो। तो क्या तुगलकी फरमान है? ये लोग जिन्होंने खुद जमीन पर आकर कभी खेती नहीं करी, ये क्या जाने उस यूरिया और फर्टिलाइजर की कीमत को, कि किसान अब जानबूझकर ये चाहते हैं जब वो नहीं होगा तो धान पैदा नहीं होगा, धान पैदा नहीं होगा तो किसान की कमर टूटेगी। तो किसान की कमर तोड़ने वाले तुगलकी फरमान है। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल को कम व्यय करें। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है उनसे। मैं बंगाल की एक शपथ ग्रहण सोच रहा था, देख रहा था, और वहां जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो क्या वो बगैर पेट्रोल और डीजल खर्च किए वहां पहुंच गए थे? और उनकी वहां क्या आवश्यकता थी? एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आदमी को पहले घर से शुरू होना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना बंद करें, और भारतीय जनता पार्टी के जो किसान हैं, जो किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का है, वो शपथ पत्र जारी करे कि हम अपने अपने खेतों में यूरिया और फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो सुनार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सुनार शपथ पत्र जारी करके कहें कि हम दुकानें नहीं खोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल जो है वो साहब सोना चांदी नहीं खरीदना। और मैं अभी एक सौभाग्य हुआ मेरा कि मैं लगभग 7-8 दिन पहले देहरादून गया था। देहरादून के चौक पर हमारी गाड़ी को रोक दिया गया और ये पता लगा कि सीएम साहब की फ्लीट निकलनी है। ये 7-8 दिन पुरानी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, सीएम साहब की फ्लीट निकलनी होगी। पुलिस की गाड़ियां, विभागों की गाड़ियां, उसके अलावा 27 इनोवा मैंने गिनी
जो सीएम साहब की फ्लीट के साथ थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं या उनके लिए कोई और वैकल्पिक कोई ऐसा ईंधन निकाल रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो आप तो अपनी विलासितापूर्ण जीवन के लिए आप जितना मर्जी पेट्रोल और डीजल खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि आप किसी चीज की पूर्ति इस देश में नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसको इस देश के लोगों पर लादना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से तुगलकी फरमान है और इस तरीके के फरमान नहीं जारी हो जिससे कि देश, हमारे देश की छवि विदेशों में खराब हो कि हम साहब किसानों को फर्टिलाइजर यूरिया नहीं उपलब्ध करा सकते, हम लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं उपलब्ध करा सकते, और हम ये कहें कि सोना चांदी, ये कहते हैं कि साहब डॉलर जो है वो डॉलर का बहुत व्यय होता है। हालांकि थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, चूंकि मैं शेयर मार्केट से भी जुड़ा हूं, पर मैं आज आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। अब से तकरीबन 1 वर्ष पूर्व LTCG एक टैक्स होता था, उसको 0.5% बढ़ाया सरकार ने, और उस पर बहुत विरोध हुआ। जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होते थे, जो विदेश से हमारे यहाँ पैसा भेजते थे, उनके द्वारा विरोध हुआ कि ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को राहत देने के लिए वो बढ़ाया गया, LTCG बोलते हैं उसे। और 0.5% बढ़ाने का नुकसान ये था कि 200 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस देश में कम हुआ, और उसकी वजह से आज आप देखिए डॉलर का रेट 96 रुपए पहुंचा हुआ है। अपने एक कारोबारी मित्र को फायदा देने के लिए डॉलर इंडेक्स एक ट्रेड होता था, डॉलर इंडेक्स को इन्होंने शेयर मार्केट से गायब कर दिया। तो इस तरीके के आत्मघाती कदम इस सरकार द्वारा उठाए गए हैं। थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन जो लोग इस बात को समझते हैं वो जानते हैं कि इन चीजों का कितना बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो मेरा इस देश के लोगों से यही कहना है, अपने क्षेत्र के लोगों से यही कहना है कि यूरिया फर्टिलाइजर और पेट्रोल डीजल, ठीक है, आप देखिए कोई यूरिया फर्टिलाइजर खाता नहीं है, और पेट्रोल और डीजल आदमी उतना खर्च करता है जितने की उसे आवश्यकता है। हर आदमी को जब वो 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाता है और 90 रुपए लीटर डीजल डलवाता है तो उसको उसकी कदर है। केवल और केवल एक माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे कि अब हम ये बता सके, चूंकि बंगाल चुनाव खत्म हो गए हैं, तो रेट बढ़ाने के लिए और ठीक ठाक मात्रा में रेट बढ़ाने के लिए इन चीजों को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी से मेरा ये अनुरोध रहेगा, और इस देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध रहेगा कि प्रधानमंत्री जी की बात माने, वो अपने अपने खेतों में यूरिया फर्टिलाइजर ना डालें, अपनी अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल ना डालें, पैदल चलें। उन्हें जहां भी जाना है पैदल और साइकिल की वो करें या इलेक्ट्रिक गाड़ियां लें और इस देश की उन्नति में योगदान दें। अब आपके द्वारा यदि कोई सवाल किसी प्रकार के पूछे जाने तो आप पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया कि रजत जयंती पार्क में भ्रष्टाचार चरम पर है और जी जितना कार्य किया मैं 15 लाख में कर दूंगा जी, तो क्या लगता है आपको कि इस संबंध में क्या कोई अधिकारियों से मिलकर भी वार्तालाप होगी? और जसपाल भाई, जैसे एक ये सूचना अधिकार मांगा है ना, ऐसे एक सूचना अधिकार और मांगा गया है। थोड़े से उनके कागजों की देरी है, क्योंकि आप ये देखें कि 5 अप्रैल को मेरे द्वारा मांगा गया था और 6 मई को मुझे ये करते हैं 30 दिन जो इनकी मजबूरी होती है, 30 दिन से पहले मैनेजमेंट का काम चलता है कि किस तरीके से चीजें मैनेज हो। अभी इन सूचना अधिकार में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं उन सारे पॉइंट्स को लेकर के जो कमियां इनकी हैं, ये एक शपथ पत्र जारी करते हैं, ये एक अनुबंध बनाते हैं ठेकेदार कंपनी के साथ और उसमें द्वितीय पक्ष से हस्ताक्षर कराना भूल जाते हैं। मगर ऐसी कई सारी चीजें इस सूचना अधिकार में हैं और वो सूचना अधिकार का खुलासा भी जल्दी करूंगा। और जो चीज आपने कही वो भी उस सूचना अधिकार का एक हिस्सा है जो मेरे द्वारा मांगा गया, और उसी सूचना अधिकार को प्राप्त होने के बाद उसको स्टडी करने के बाद उस पर एक और खुलासा करूंगा। बात अगर की जाए तो जो मौजूदा सूचना आपके द्वारा मांगी गई है, उस सूचना से आप कितना संतुष्ट हैं? मैंने आपको बताया कि 14 सूत्र मेरे थे और 14 में से 7 में इन्होंने ये कहा है कि इनके पास सूचना उपलब्ध नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुझे बताने से ज्यादा मेरे से बातें छुपाने में इनको जो है वो ज्यादा कन्वीनियंस, वो ज्यादा अच्छा लग रहा। तो जो सूचनाएं आपको नहीं मिली हैं उसको लेकर के आप द्वितीय अपील करेंगे? मैं आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताऊं, मैं बताना भूल गया। ये सूचना लेकर के 6 तारीख को नगर पालिका का कर्मचारी एक मेरी दुकान पर आता है, मेरे प्रतिष्ठान पर आता है, और जब मैंने वो सूचना पढ़ी और उसने मुझे एक वो कागज दिया, वो कागज देकर बोले तो साइन कर दीजिए कि आपने सूचना प्राप्त कर ली है। मैंने कहा ये सूचना अपूर्ण है, मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता। ये सूचना पूर्ण करके लाई और मेरे द्वारा फिर नगर पालिका में विजेंद्र को फोन भी किया गया कि मैंने, विजेंद्र भाई ये सूचना पूर्ण है, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। तो बोले आप भेज दीजिए, मैं पूरी करके भेज देता हूँ। उसके बाद उसी दिन ये सूचना मुझे बाई पोस्ट भेज दी जाती है, वैसी की वैसी। भाई इसमें एक चीज की कमी करना भूल जाते हैं। मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है सूचना को खोलते हुए की, कि मुझे पता था शायद इस तरीके का काम कर सकते हैं। जो प्रश्न पत्र, जो सूचना मेरे द्वारा इनसे मांगी गई थी मेरे लेटर पैड पर,
वो लेटर हेड ये सूचना में लगाना भूल जाते हैं कि मेरे द्वारा कौन से सवाल, ये शायद ये भूल गए कि उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है कि मेरे द्वारा कौन से सवाल उसमें हैं। तो मेरे द्वारा 15 सूचनाएं मांगी गई थी, ये भी करना भूल गया कि 15वीं सूचना इसमें डाल देते, इन्होंने 14 का बना करके मुझे भेज दिया। तो ये कई बार क्या होता है कि कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो शायद वो अकल अपनी जो है नगर पालिका के कर्मचारी कहीं रख करके बैठे हैं। मैं अब उस बारे में ज्यादा खुलासा तभी करूंगा जब मुझे मेरी बाकी सूचनाएं प्राप्त हो जाए। बात की जाए जिस तरीके से आप लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात के आरोप लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कई जगहों पर देखा जाता है कि हाँ जी सूचना अधिकार तो मांगे जाते हैं लेकिन कार्रवाई आगे अमल में नहीं लाई जाती। जिस तरीके से आपने सूचना अधिकार मांगा है और आगे अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है पालिका प्रशासन द्वारा, तो अग्रिम आपकी ओर से क्या रणनीति रहेगी, क्या कार्रवाई की? गौरव भाई, मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि जो इन्होंने मुझे सूचना नहीं दी है, मैंने इसकी अपील एसडीएम महोदया के पास कर दी है। तो अगर एसडीएम महोदय के यहाँ से भी मुझे न्याय नहीं मिलता तो फिर मैं जो लोक अपीलीय अधिकारी देहरादून बैठते हैं, मैं उनके अपील करूंगा, मगर अपनी सूचना को पूर्ण कराने का प्रयास करूंगा कि अगर एक नगर पालिका ये कहती है कि मेरे पास करी हुई पेमेंट की प्रतिलिपि नहीं है, तो फिर इस बात का जवाब मैं क्या मांगू। और आप ये देखिए कि मानसून का सीजन सर पे है, बरसातें सर पे हैं, गदरपुर में तली झाड़ सफाई नहीं हो रही, और मेरी सूचना के अनुसार हमारे जो प्रथम नागरिक हमारे शहर के हैं वो हिमाचल में आईपीएल का मैच देखने गए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी ट्रिप यादगार रहे और वो वहां पर हिमाचल में आराम से ठंडी वादियों में बैठ करके मैच देखें, और बाकी गदरपुर का तो जो हो रहा वो हो ही रहा। कि एक कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो बंसी तो बज ही रही है। तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं इस पोस्ट